प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का 12th का रिजल्ट आ ही गया है, तो आप लोग सीयूटी के लिए अप्लाई कर दिए हैं और मनचाही यूनिवर्सिटी से आप लोग स्नातक करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुख्य रूप से आप लोग अगर जो सीयूटी के लिए अप्लाई किए हैं तो कहीं ना कहीं एक पसंदीदा यूनिवर्सिटी होगी, चाहे एयू, बीएचयू, डीयू, एएमयू और तमाम यूनिवर्सिटियाँ होंगी आपके मन पसंदीदा में। तो अगर आप अगर मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो उसमें से मुख्य रूप से जो डोमेन सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज है और जीएटी है, आपको पढ़ना है। मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ वो हिंदी, सामान्य हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से बोलचाल में और तमाम चीज़ों में प्रयोग करते हैं, तो एक अलग लगाव है उसमें और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे दें इस पे तो एक अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। अच्छा खासा स्कोर जब आएगा उसमें तो हम लोग मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी के लिए मिल जाएगा बड़े आराम से, उसमें थोड़ा भी बहुत भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज को हल्के में लेके कि पढ़ा हूँ 12 तक या 10 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो पढ़ ही लूंगा, तो आप ये लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों का 1-2 नंबर या 10 नंबर जो भी कम आएगा इसमें, आप लोगों को मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी के लिए कहीं ना कहीं उसकी खामी भुगतनी पड़ जाएगी। भुगतनी पड़ जाएगी उसके लिए आप लोगों को। और अगर हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। देखिए, जो हिंदी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। जो उसमें प्रमुख जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो काल विभाजन है वो पढ़ना है, और उसमें कुछ प्रवृत्तियां हैं, युग प्रवृत्तियां, उसको पढ़ना है। और संधि समास, रस अलंकार जो 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा और ब्रीफ में क्या, और थोड़ा सा ब्राड पूछता है उसमें, क्योंकि सीयूटी में आप लोग स्नातक करेंगे तो थोड़ा बहुत उसे हाई लेवल रहता है और ध्यान देना रहता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, वाचक, अपव्यय, अपसर्ग, और जो रहता है विलोम, पर्यायवाची, अ, अनिकार्थी शब्द होते हैं। ऐसे जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते रहते हैं, और जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होता है, जो अपने आप में हर एक विशेषता रखते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर आप ये लोग सोच के कि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें आप लोग अगर कमी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी तैयारी में एक कमी हो जाएगी, जिसको आप लोग अ, और कमी होगी, और जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी तो मिल नहीं रही है, पढ़ाई किए नहीं अच्छे से। तो मैं आप लोगों के बीच में हिंदी पढ़ाऊंगा, और हिंदी में बहुत जो पहला टॉपिक है उसको समाज के बारे में बता रहा हूँ। अ, आप लोग इस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मैं समाज के बारे में आप लोगों के विषय में बता रहा हूँ। समाज। समाज जो है ये मुख्य रूप से 2 शब्दों से बना हुआ है, शम और आस से। जो शम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मुख्य रूप से अगर सम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक पूर्णतः होता है, और आस शब्द का मतलब होता है उसका मिलना। जो पूर्णतः मिल जाए या उसके निकट आ जाए। पूर्णतः या निकट या मिलना, अर्थात जो पूर्णतः एक में मिल जाए उसे ही समास कहते हैं। मुख्य रूप से अगर व्याकरणी, इसका जो व्याकरण वाला है उसका अर्थ समझा जाए।
संक्षेपण करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ों को घटा रहे हैं, जैसे आप द्वंद्व समास पढ़ेंगे या बहुब्री समास पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों को घटा रहते हैं। और घटाने का मतलब है कि जैसे आप राम और श्याम करते हैं तो उसमें एक बीच में डैश डाल देते हैं, उसके बाद हो जाता है आप लोगों का। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप संक्षेपण करते हैं। और एक समास यही होता है कि मुख्य रूप से अगर व्याकरणीय दृष्टि से देखा जाए तो संक्षेपण करना होता है। और शम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है पूर्णतः, निकट या मिलना। अब जो परिभाषा, मुख्य रूप से परिभाषा तो पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन आप लोग परिभाषा को जो है कि किसी के बीच में अगर बताना है आपको कि समास क्या कहते हैं, अगर पूछेंगे तो आपको मुख्य रूप से बताने के लिए आपको परिभाषा जरूर जाननी चाहिए। दो या दो से अधिक से अधिक पदों का पूर्णतः मिलना। दो या दो से अधिक जो होता है पदों का पूर्णतः मिलना समास कहलाता है। एक बहुत ही सरल भाषा में आप लोग, जैसे कि आप बहुत ही सरल शब्दों में कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतः मिलना समास कहलाता है। जैसे कि आप लोग राम और श्याम कहते हैं। मुख्य रूप से कौन सा समास है? कोई इसमें बताना चाहेगा कौन सा समास है? बताइए आप लोग। द्वंद्व समास है। राम और श्याम। और एक और उदाहरण देख लीजिए। राजपुत्र। इसे संक्षेपण में, या इसको देखिए, संक्षेपण में राजपुत्र कहा गया है। राजपुत्र का मीन्स होता है कि राजा का पुत्र। कहीं न कहीं आप इतनी शब्दों का प्रयोग करेंगे कि राजा का पुत्र, अगर उसके कम से कम शब्दों में प्रयोग करना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि आप लोग बस इतना, आप लोग राजपूत अगर कहेंगे, राजपुत्र कहेंगे या तो राजा का पुत्र। इससे अच्छा कि यहाँ पे तीन शब्द, यहाँ पे एक ही शब्दों का प्रयोग में हो जाएगा आप लोगों का बढ़िया से। तो समास जो मुख्य रूप से है, समास के भेद। बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास बहुत जरूरी समास है ये आप लोगों के बीच में। अगर आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपका तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएगा। और 10-15 नंबर सीयूटी में जब 50 लाख 55 लाख बच्चे एक साथ अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका एक एक अंक रहता है। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नंबर से आपकी किसकी रैंक, मनपसंद जो होती है आपका विषय रहेगा वो नहीं मिल पाएगा।
तमाम चीजें आएंगी आप लोगों के सामने अगर आप लापरवाही करते हैं तो। लापरवाही बिना किए लापरवाही करते बिना बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कौन सा समास है। मुख्य रूप से पूछता है इसमें कि कौन सा समास है। बहुब्रीहि कर्मधारय है द्वंद्व द्विगु और अपव्ययी अव्ययी। अव्ययी समास। और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जान जाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों का बहुत अच्छा खासा स्कोर आप लोग गेस कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा खासा नंबर आप लोगों को आ जाएगा इसमें। अ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ अब बहुप्रिय की। ये नहीं कि हिंदी है तो बहुत लापरवाही करें आप लोग। लापरवाही करेंगे तो आप लोगों को जान लीजिएगा आपको पता ही चलेगा। इस समय नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी तो आप देंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने इतना हंसी मजाक किया, इतना खेला कूदा और पढ़ा नहीं। तब आपको पता चलेगा। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है कि से बहुत से शब्द से बहुत से अधिक शब्दों का जो निवेश होता है उसको कम करना होता है। यही समझिए। आपको तो इसमें से समास आप अगर तैयार कर ले रहे हैं। बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से शब्दों का निवेश करना। बहुत से शब्दों का निवेश निवेश करना। निवेश करना बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से शब्दों का निवेश करना या कम करना। निवेश करना मतलब उसमें बढ़ोतरी करना जो रहता है उसमें बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास जैसे होता है जैसे इसमें आप लोगों को जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा कि मयूर है वाहन जिसके, अर्थात कौन। नीचे चार ऑप्शन दिए जाए, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। अ, आप लोगों को इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा उदाहरण पे ध्यान देना है क्योंकि इसमें ये जो आपका परिभाषा है वो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। क्योंकि आप जानते रहिए मुख्य रूप से कि परिभाषा में क्या है, कैसे बना, क्योंकि इसको अगर मौखिक रूप से आपको बताना रहेगा तब आपके काम आएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पूछेगा मयूर है वाहन जिसके, अर्थात उसके बाद नीचे चार या पांच ऑप्शन रहेंगे। उसी के हिसाब से आपको जब पता रहेगा तभी आप चीजों को लगा पाएंगे और सही सटीक तरीके से लगा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अगर हिंदी का एग्जाम दे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। क्योंकि आप लोग 8वीं 10वीं 12वीं से लगातार आप लोग ए से लेके पूरा
12वीं तक हिंदी पढ़े हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बढ़िया से आप लोग करिए। मैं जितने बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ के आए, और उसके बाद आप लोग करें। 5 हैं आनंद जिसके, आप लोग बताइए। 5 हैं आनंद जिसके। बताइए। 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात विष्णु। जो मैं क्वेश्चन आपको ये करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ये मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये सीयूटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस पे आप लोग एकदम लापरवाही मत बरतिएगा कि आए हैं या क्या नाम है लिखवा रहे हैं तो ना लिखें। इसको आप कॉपी पेन से बढ़िया से नोट डाउन करिएगा, और आपके पास जो सीयूटी के लिए आप बढ़िया से नोटबुक जो भी लिए हैं उस पर बढ़िया से लिखिए, और जो आप किताब लिए हैं उससे बढ़िया से पढ़िए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में ए आए हैं, प्रीवियस ईयर का मीन्स जो पढ़ाने का मतलब है कि वो समझ लीजिए आप लोग कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं इसमें एमसीक्यू बेस जो समाज के हैं कम से कम 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको एक कहीं ना कहीं उसमें लग जाएगा कि समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना रहता है। इसी में एक क्वेश्चन है, क्या नाम है, चक्र धारण करने वाला। मैं 4 या 5 जो चाहूँ तो पूरा प्रीवियस ईयर का करवा सकता हूँ, लेकिन 5-7 मैं करवाऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है, और उसको आप लोग करिएगा और अपने से खुद से करिएगा। क्योंकि जब अपने से करेंगे तो आप समझेंगे। पढ़िए उसको, लिखिए, नोट डाउन करिए बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। चक्र धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है, आप लोग बताइए। बताइए कौन धारण करता है चक्र, चक्र धारण करने वाला। विष्णु। सही, बिल्कुल। इसी तरह बहुत ज्यादा कठिन नहीं उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक, और जो होते हैं कि आप लोग 10वीं 12वीं तक किए हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुख्य रूप से वो 10वीं और 12वीं के बीच में जो आप पढ़े हैं उसी के बीच में पूछेगा। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के बारे में पूछेगा, तो आप पढ़े ही नहीं तो कैसे सवाल जवाब देंगे उसका। ये जो पूछा जाता है क्वेश्चन मुख्य रूप से 12वीं का ही पूछा जाता है, क्योंकि आप तो जो है कि 12वीं आपका स्ट्रांग रहेगा तभी ना आप ग्रेजुएशन में बढ़िया कर पाएंगे। मुरली धारण करने वाला। बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे। कृष्णा। और जो रमापति है, रमापति यानी कि रमा के जो है पति। रामा मीन्स। सात विष्णु।
यहाँ पे जो रमा यानी कि लक्ष्मी जी के जो पति हैं अर्थात विष्णु। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, लंका के हैं जो पति। लंका के हैं जो पति। लंका के हैं जो पति अर्थात रावण, जिनको लंकेश भी कहते हैं। यहाँ जो पति का अर्थ प्रयोग किया गया है, यहाँ पे जो पति का अर्थ प्रयोग किया यानी पतिदेव, यहाँ पे जो पति का अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ होता है स्वामी। जो लंका शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे अर्थ है उसका स्वामी, यानी कि लंका के जो है स्वामी यानी रावण। और इसी विषय में अब आगे पढ़ाते हुए हम लोग जो बात करेंगे कर्मधारय, कर्मधारय के बारे में। क्योंकि अब बहुब्रीहि समास हो गया है, 6-7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लगभग वो करा ही दिए गए हैं। अब आज आप लोगों को वो खत्म कर दिया जाएगा समास। तो समास आपका आएगा कर्मधारय। ये नहीं करना है कि बहुब्रीहि पढ़ लिए तो कर्मधारय को छोड़ दें, इंपॉर्टेंट है इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पूरा है। समास जब आप पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से सभी विषयों को जो सभी समास है उसके भेद है, आपको सबको पढ़ना है। क्योंकि एक को पढ़ के आप बढ़िया अच्छा खासा नंबर स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको पूरा कर्मधारय, बहुब्रीहि समास और इसमें सभी विषयों का, मतलब सभी विषय तो पढ़नी है, लेकिन जब आप अगर मान लीजिए समास पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी भेद है, 4-5 भेद है, सबको बढ़िया से पढ़िएगा। तब अगर 2-3 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपको पूरा बढ़िया से अच्छे से आएगा। कर्मधारय वह समास जिसके दो पद विशेष या विशेषण हो। वह पद, वह समास, वह समास के दो पद विशेष या विशेष या विशेष या विशेषण हो। वह समास जिसके दो पद विशेष या विशेषण हो, उपमेय उपमा अथवा विशेषण हो, अथवा अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, संबंध हो, अथवा आप लोगों को परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको समझने के लिए परिभाषा का जरूरी होता है। क्योंकि सभी विषय में परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन परिभाषा के विषय से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। संपूर्ण संबंध हो अथवा संबंध हो तथा, संबंध हो तथा संपूर्ण सामरिक पद में कोई संपूर्ण 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 सामरिक पद, पदों का कोई अन्य का कोई अन्य
सामरिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त ना हो। अन्य का अर्थ अभि अभिव्यक्त अभिव्यक्त न हो। का पद कोई अन्य अभिव्यक्त ना हो। ना हो या नहीं हो, ना हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वह समाज जिसके दो या दो पद विशेष या विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण सामरिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त ना हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि जो पद है जिसमें लिखा गया है, जैसे कि आप लोग महाभोज, उसका अनेक जिसे होते हैं कि अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक पदों के कई अर्थ, अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसमें अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए, एक ही अर्थ होना चाहिए, एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। और उसे कर्मधारय समास के रूप में समझाया गया है कि वह समास जिसके दो पद विशेष या विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण सामरिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त ना हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझ गए कि कैसे कहते हैं? जैसे कि इसमें जो होता है, मुझे लगता है उत्तम पद जो होता है वही प्रधान होता है, क्योंकि काली मिर्च जैसे पहचानेंगे। इसके बाद जो पढ़ा लूंगा उसके बाद 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैं अभी जो बेसिक है वो आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो आपकी तैयारी आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट होगा तो आप लोग देखिएगा कितना पढ़े हैं, कितना स्कोर हो रहा है, तब आपको पता चलेगा। काली मिर्च, इसमें मुख्य रूप से काली मिर्च में कोई अन्य शब्द का जो है पता नहीं चल रहा है कि कोई और शब्द होगा। जैसे मुख्य रूप से काली मिर्च तो काली मिर्च ही है, इसका कोई अनिकार्थी शब्द तो नहीं ना है। मुख्य रूप से इसी विषय में बात की गई है कि जो काली मिर्च है इसका कोई एक एक अलग शब्द नहीं है। काली कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो विशेषता है मुख्य रूप से बताई गई है, जिसमें आप लोग जब पढ़ेंगे पीछे पीछे जब आप लोग पढ़ेंगे तो विशेष या विशेषण मुख्य रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे काली कुछ भी हो सकती है, काली भैंस गाय कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब बात की जाती है तो इसमें काली मिर्च के बारे में बात की गई है, जिससे इसकी प्रमुखता को दर्शाती है। काली मिर्च अर्थात काली है जो मिर्च। इसमें पढ़ के इसके बाद कर्मधारय पढ़ के उसके बाद बहुब्री में मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि बहुब्री अलग है। देख लीजिए आप लोग, कहाँ गया बहुब्री समास, देख लीजिए। मुरली को धारण करने वाला है, अर्थात यहाँ पे कृष्ण, मुरली मुरली को धारण करने वाले अर्थात प्रभु कृष्ण जी हैं। यहाँ पे काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई है कि काली है वो मिर्च, तो इसे कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास। नीलांबर, कई बार जो होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नीला कुछ भी हो सकता है, नीले कपड़े, आकाश, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसमें जो नीला है कुछ भी हो सकता है, नीले कपड़े तमाम चीजें हो सकती है नीला, जिसमें विशेषता बताई गई है, विशेषता के कारण इसे ही कर्मधारय किया जाता है। और मुख्य रूप से कंफ्यूजन बहुत रहती है बहुब्रीहि और कर्मधारय में, बहुत अच्छे अच्छे खासे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, जब एग्जाम में बैठेंगे तो और पैनिक हो जाएंगे और आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा है। एग्जाम में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एकदम कॉमन सेंस से हल्के दिमाग से सब कुछ एकदम सॉल्व करना है। नीलांबर, यहीं पे थे ना हम लोग, जो इसकी विशेषता है, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। सज्जन, सज्जन, सज्जन का मतलब समझते ही है ना आप लोग, सज्जन क्या होता है? सत है जो जन, सत है जो जन, उन्हें सज्जन कहते हैं, सज्जन पुरुष। इसमें जो मुख्य रूप से रहता है विशेषता हमेशा की, नीला अंबर, नीला कुछ भी हो सकता है लेकिन अंबर जो है उसकी विशेषता है। जो प्रथम पद इसमें बहुत विशेष नहीं रहते हैं, मुख्य जो रहता है बाद वाला शब्द वही ज्यादा प्रमुख रहता है, जिसे सुदर्शन। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ये मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं पिछले सत्र में जो भी है सीयूटी में। तो सत्य है ये सज्जन में सत्य है जो जन, सुंदर है जिसके दर्शन दर्शन, जिसके दर्शन, सुदर्शन। जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो आप लोगों को एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ये आप लोग अपने नोटबुक में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद जो मैं करवा रहा हूँ उसको करिए, और आपके पास जो एग्जाम्पल है वो सब बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन रहा नहीं है सीयूटी के लिए। तो आप जितने बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो भी सहयोग टीम पढ़ा रही है आप लोगों को, सहयोग सीयूटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्री के नाते हल्के में मत लीजिएगा कि फ्री में सब लोग पढ़वा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कि बिल्कुल देखे ही नहीं, ऐसे अनदेखे करके काम कर रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा खासा आप लोगों का नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। महान है जो देवी, महादेवी का अर्थ महान है जो देवी, महान है जो महान है जो देवी। और चार हुए, लगभग 5 या 6 करवा दे रहा हूँ एग्जाम्पल आप लोगों को, बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। 5 6 करवा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल टाइप का कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बहुत है मूल्य जिसका, कि बहुत मूल्य जिसका, वैसे पूछ लेगा बहुत है मूल्य जिसका, यहाँ पे बहुमूल्य लिखा रहेगा। बहुत है मूल्य जिसका, इसका अर्थ क्या होगा, बहुमूल्य है, तमाम करके 4 क्वेश्चन दे देंगे। आप अगर पढ़े रहेंगे तभी समझ पाएंगे चीज़ों को कि कैसे आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बहुत आसानी से बहुत हल्के मन से एकदम पूरा सॉल्व करना है। अब इसके बाद दो तो आप लोगों को करवा दिया हूँ, एक देख लीजिए, कर्मधार है और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि करवा दिया हूँ आपको, कर्मधारय करवा दिया हूँ। और इसके बाद आप लोगों को एक और करवा दे रहा हूँ,
जो द्विगु समास है। एक भी समास ये नहीं कि आप लोगों को एक भी समास छोड़ दें, इसको इसमें से आ जाए, कर्मधारय पढ़ लिए तो द्विगु को छोड़ दें, बहुब्रीहि को छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को हर एक समास को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है। द्विगु समास, समास समास में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप लोगों को मुश्किल से जब एग्जाम देने जाएंगे, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रहे कि बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश और जो होते हैं पर्यायवाची, विलोम और तमाम चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी। वह समास वह समास जिसका पूर्व पद, वह समास जिसका पूर्व पद कोई कोई संख्या शब्द तथा उत्तर, शब्द तथा बाद का लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पूर्व है, शब्द तथा बाद पर कोई संज्ञा, कोई बाद पर कोई संज्ञा हो, संपूर्ण सामरिक पद का कोई अन्य अभिव्यक्त ना हो। कोई अभिव्यक्त नहीं हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे द्विगु समास कहते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद कोई संख्या, संख्यावाची शब्द तथा बाद पर कोई संज्ञा हो। संपूर्ण, दो बार लिखा गया है। संपूर्ण सामरिक कोई अन्य अव्यक्त नहीं हो, संपूर्ण अव्यक्त कोई ना हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए द्विगु समास के जो है एग्जाम्पल पढ़ लीजिए आप लोग। मुख्य रूप से वो जो परिभाषा है वो परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी, परिभाषा आप लोगों को समझने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज है, बार बार उसको समझेंगे, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद समझ जाएंगे कि कैसे क्या है। जैसे आप लोग 10वीं 12वीं में पढ़ते ही आ रहे हैं द्विग, और जो ये समास है बहुत कठिन नहीं है, लेकिन क्या है कि आप चीजें भूल चुके हैं। जब भूल जाएंगे आप लोगों को तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है चौराहा, चार राहों का समाहार, बहुत ही प्रचलित उदाहरण ले रहे हैं आप लोगों के बीच। समाहार,
चौराहा, ये कौन सा समास है? द्विगु समास। आप लोग जब पढ़े रहेंगे उसका जो है परिभाषा को समझे रहेंगे, एग्जाम्पल किए रहेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जो ये द्विगु समास है, अगर चौराहा पूछ लेगा चौराहा कौन सा शब्द समास है, तब आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं रहेंगे और समझे नहीं रहेंगे, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो पहले है कि परिभाषा को पढ़िए समझिए, उसके बाद जो मुख्य रूप से है आप लोगों को उदाहरण बहुत ज़्यादा करना है। उदाहरण जितना ज़्यादा करेंगे उतने आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर होंगी और आप समझ पाएंगे। जब शंकाएं दूर होंगी, आप जब एग्जाम्पल किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो उसके बाद आप तुरंत देखते ही एकदम तड़ाक से लगाएंगे बढ़िया। आप लोगों को एकदम वो जो खुशी होगी ना जब पढ़ेंगे, उसके बाद आप सीयूटी का एग्जाम देंगे, जब बढ़िया नंबर आएगा उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होगी ना, उसको कहना नहीं है कुछ। जैसे तिरहा, ये बहुत प्रसिद्ध जो उदाहरण है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तीन तीन राहों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समाहार। मुख्य रूप से आप लोग जब पढ़ लेंगे बढ़िया से, तब आप एकदम बढ़िया से करेंगे। अब इसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, समास के रहेंगे। फिर उसके बाद या तो ऐसा करूंगा, पर्यायवाची शब्द रहेंगे और विलोम रहेंगे, यानी कि अर्थी शब्द रहेंगे, एक ही सीट में पूरा सब सॉल्व करवाऊंगा। जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा इसीलिए उदाहरण करवा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा। एक अंक की। एक अंक की। एक अंक का समाहार। जो मैं कम से कम 5 उदाहरण करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 5 उदाहरण करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने नोटबुक से देख लीजिएगा। या तो कहिएगा, हम लोग जो इसमें टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ डाल देंगे हम। पूरे महत्वपूर्ण जितने हैं, कम से कम 100, 200, 400 जो समास के हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को डाल दिया जाएगा। उसमें से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा बढ़िया से। पंच 5 भुजाओं का अ, हाँ पंचभुज, 5 भुजाओं का समाहार। जैसे होता है द्विधारी। द्विधारी का आप लोग बताइए, द्विधारी का क्या होगा? आप लोग भी पढ़े हैं ना बढ़िया से, तो बताइए क्या होगा। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तिराहा, 3 राहों का समाहार। एकांकी, एक अंक का समाहार। पंचभुज, 5 भुजाओं का समाहार। दुधारी, दो धाराओं का, दो धाराओं का समाहार। देखिए, जो है कि 5 6 उदाहरण आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। दो धाराओं का होगा, दो धाराओं का नहीं, जैसे धाराओं का में उसको जाएगा जल धारा, ये होगा इसमें। आप लोगों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। नवरात्रि। तब आप लोग तो सुनते बहुत हैं। नवरात्रि, आप बताइए क्या होगा इसका।
नवरात्रि। बताइए कौन सा समास है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं इसी को, जल्दी जल्दी करिए, बताइए फटाफट। नौ रातों। नवरातों, नवरातों का समाहार। अब इसके बाद क्या नाम है, तीन तो करवा ही दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। एक द्विग हो गया, द्विग के बाद कौन सा हुआ है, कर्णधार है, बहुब्रीहि करवा दिया। और इसके बाद द्वंद, जो देखने में आसान है, समझने में आसान है, आप लोगों को लगेगा कि द्वंद वाला कर लेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप फंस जाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे कि द्विग में और सिर्फ लगाना है, बहुत इजी है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। जो द्वंद समास है, इसमें सबको लगता है कि सिर्फ और लगाना है, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और के अलावा भी कुछ है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बस हमको लगता है कि बस इसमें माता और पिता, माता और पिता, बस यही। उसके बाद अभी जैसे कि एक होता है कि कपड़ा लत्ता, कपड़ा तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन लत्ता क्या है, जब ये पूछ लेगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, तब लगाएंगे कपड़ा और लत्ता, तब तब कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत कंफ्यूजन ये बहुत बड़ी है। और जो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होगा ना, 5 नंबर तो जाएंगे ही, और उसमें आपको कम से कम अगर 5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो समझ लीजिए एक और जो सही रहेगा उसमें से भी 5 नंबर आप लोग उसको खो देंगे। जब खोएंगे, जब करवाएंगे काउंसलिंग ना, तब उसकी महत्वपूर्णता पता चलेगी। इसकी परिभाषा समझ लीजिए। वह पद जिसका एक ही पद नहीं अपितु सारे पद प्रधान है। सारे पद प्रधान, वह पद जिसका एक ही पद नहीं अपितु सारे पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये सबको लगता है कि बहुत इजी है, क्योंकि 10वीं 12वीं में सिर्फ और करके जोड़ देते हैं, बस हो गया। इसके बाद ये नहीं, देख लीजिए, ये जो परिभाषा है इसकी है कि वह पद जिसका एक ही पद नहीं अपितु सारे पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें परिभाषा तो है समझने के लिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसका, वो है इसकी जो उदाहरण है। जब उदाहरण परिभाषा आप पढ़े रहेंगे, उदाहरण को समझे रहेंगे, तभी आप सॉल्व करेंगे, तभी बड़ी आसानी से सॉल्व हो पाएगा। जैसे शिव पार्वती, शिव पार्वती। अब इसमें पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या होगा, कि इसका अर्थ क्या है, ते कौन से समास है। शिव और पार्वती ऐसे दे देगा, पूछेगा कि कौन सा है, कौन समास है, तब आप पढ़े रहेंगे, चीजों को जाने रहेंगे, तब आप बता पाएंगे कि ये द्वंद्व समास है, और इसमें उदाहरण किए रहेंगे, तब बता पाएंगे आप। इस इसमें देखिए मुख्य रूप से है, जो शिव है पुरुष लिंग है, ये पार्वती जी है स्त्रीलिंग है। तो जब पुरुष लिंग हो और स्त्रीलिंग हो, तो इसमें और शब्द जोड़े जाते हैं। जब द्वंद्व समास आप बनाएंगे तो इसमें बोलेंगे शिव और पार्वती, जैसे राम और श्याम, जैसे राम श्याम। राम श्याम जब आप कहेंगे, तो ये नहीं कि
ये देखिए, एक राम और श्याम, ये दोनों पुरुष लिंग हैं। इसमें राम और श्याम कहेंगे। मैं उदाहरण कुछ 5-7 करवा दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। बाकी जो है विशेष रूप से आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, और विशेष रूप से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। द्वंद्व समास है, परिभाषा करा दिए, दो चार जो उसके महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उसको करवा दे रहे हैं, और कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण है उसको करवा दे रहे हैं, जैसे राम और श्याम करवा दिए। सीता, सीता गीता, जैसे एक मैं पिछले में करवाया हूँ, क्या नाम है, देखिए, एक स्त्री, एक पुरुष लिंग है, एक स्त्री लिंग है, एक पुरुष लिंग, दोनों यहाँ से हो गया। और उसके बाद देखिए करवा रहे हैं गीता और सीता, दोनों स्त्रीलिंग, गीता सीता। तो क्या होगा, गीता और सीता, ये ध्यान दीजिएगा इसको, गीता और सीता नहीं कि दोनों और गीता नहीं होगा, एक और गीता और सीता। यहाँ पे देखिए गीता भी है और सीता बीच में डैश लगा है, तो यहाँ पे गीता और सीता हो गया, ये स्त्रीलिंग, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग है, तो दोनों में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप लोग जो होता है कि एक संख्या वाला होता है, जैसे एकादश, एक साथ लिखा रहता है, ये अलग अलग नहीं लिखा रहता है, जैसे राम और श्याम हो गए इसमें जैसे लिखा है वैसे नहीं रहता, इसमें एकादश लिखा रहता है। एकादश का मतलब 1 और 10। आप जब पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे, नहीं तो आपको बस सीता गीता तक और राम श्याम तक ही आता रहेगा। 1 और 10, एकादश का मतलब है 1 और 10, जैसे 24। और मैं इसके बाद जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, 4 और 20। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में वो हो जाएगा, तो आप वहां से आप लोग ले लीजिएगा। 4 और 20, जिसे 36। जब एक, हिंदी में क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, मुख्य रूप से ये होता है कि हम लोग पढ़े ही नहीं रहते, हम लोग समझे ही नहीं रहते हैं। जैसे परिभाषा पढ़ लिए, दो चार क्वेश्चन उदाहरण पढ़ लिए, तो उसके बाद क्योंकि हम लोग 1 से लेके पूरा 10 तक 12वीं तक पढ़े रहते हैं हिंदी, तो हम लोग को क्या रहता है बस एक बार रिपीट करना रहता है, एक बहुत ब्रीफ में और थोड़ा हल्के से अगर कोई बता दे उदाहरण के साथ समझा दे, तो हम तुरंत चीज़ों को पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से लेके अब तक हिंदी पढ़ ही रहे हैं, तो अच्छा खासा हम लोग इसमें मतलब रहती है जानकारी। बस सिर्फ ये है, मान लीजिए अभी एकादश आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कहाँ से आ गया। आप लोग गीता सीता सिर्फ पढ़े हैं तो गीता और सीता लगा देते हैं, अब इसमें आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एकादश जो है 1 और 10, जैसे 24 है, 4 और 20, और देखिए 36 जैसे पूछा है, तो 6 और 30। जब आप पढ़े रहेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप जब पढ़े रहेंगे तभी समझ पाएंगे। 6 और 30। इसके बाद देखिए आप एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप बता पाएंगे कि नहीं। सॉरी, ये हो गया ऐसे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप बताइए, बताइए इसका जल्दी, लाभ और हानि का क्या होगा। लाभ हानि लिखा है ना, तो आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे ना, तुरंत आएंगे बस ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भैया, लाभ और हानि कर देंगे, कि यही तो होगा, यही कहना चाहते हैं ना कि लाभ और हानि होगा, बताएंगे बस यही पढ़े हैं बस। द्वंद्व समाज में बहुत आसान होता है, इसमें सभी लोग सभी पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, लाभ और हानि करके चले आएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, लाभ या हानि। ये होगा सही, ना कि वो जो पीछे वाला आप लोग बताए हैं, ये होगा सही।
क्योंकि जब विलोम शब्द आते हैं द्वंद्व समास में तो सब लोग वही पढ़े रहते हैं कि गीता सीता राम श्याम, यही पढ़े रहते हैं, बस राम और श्याम करके बस चले जाते हैं हल्के से। जब ये विलोम शब्द जहाँ प्रयोग होता है वहां पे या लगाया जाता है, या मतलब कि एक साथ दोनों शब्द कैसे हो सकते हैं, लाभ और हानि, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ये नहीं कि लाभ होगा और हानि होगा साथ ही में हो जाएगा दोनों, ले भैया लाभ हो गया एक ही साथ में, हानि लाभ दोनों हो जाएगा, कहीं एक साथ में नहीं कुछ होगा। जब विलोम शब्द आएगा तो मुख्य रूप से आपको लाभ होगा या तो हानि होगा, तो उसके लिए लाभ या हानि लगाएंगे। इसके लिए दो चार क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो विलोम शब्द में आते हैं, जैसे संजीव, सजीव, सजीव, निर्जीव। अब इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए क्या होगा, जल्दी करिए। इसका होगा, अरे, सजीव या निर्जीव। क्योंकि जब विलोम शब्द हो रहा है तो मुख्य रूप से दो ही होगा, या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। लाभ या हानि है, जैसे कि विलोम शब्द का लाभ होगा या तो हानि होगा, वैसे ही सजीव है, सजीव निर्जीव दिया है तो इसमें सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। इसी तरह एक और कर दीजिए, जैसे बात होती है अंकों की, जैसे विलोम शब्द हो गए आपके, विलोम शब्द के रूप में, विलोम शब्द के हो गए, विलोम शब्द के रूप में यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। अब जैसे होता अंकों, जब अंकों का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में तब कैसे करता है किया जाता है, जैसे आप पूछ दिया तीन चार। आप बताइए इसके बारे में आपका क्या करेंगे आप लोग, कितना लिखें, तीन और चार लिख दें। सही है, बताइए। यही सबसे बड़ी गलती है, चीजों को आप लोग समझे नहीं रहते हैं, बस बोल देते हैं गलत है। यहाँ पे होगा, जब अंक की बात होगी तीन या चार, ये है सही। ये नहीं कि तीन और चार लिख दें, दोनों समास में आसान है, बस और लगाना है, बस हो गया, तो ये नहीं होगा, तीन और चार कर दीजिए। और इसमें होता है जैसे समानार्थी शब्द आ जाते हैं, समानार्थी शब्द नहीं आते हैं, इसको जैसे कहते हैं फालतू का शब्द कह सकते हैं, जैसे होता है चाय वाय। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया चाय वाय, नहीं होता है कि एक ऐसे ही बोल देते घास फूस, घास तो ठीक समझ में आ रहा है, चाय तो समझ में आ रहा है कि चाय ठीक है पिया जाता है चाय, और वाय क्या है, आप लोग बताइए। जब ऐसे शब्द आ जाए, अब चार क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि समझे ही नहीं रहेंगे। तो मुख्य रूप से इसको कहा जाता है चार, चाय आदि। जब फालतू चीजें हो जाएं तो उसमें मतलब कि फालतू चीजें हो जाए तो उसको नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह आदि का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसी तरह से, घास फूस, घास फूस, इसमें क्या होगा, घास आदि। हाँ, आधा, 15 मिनट। तो जैसे घास और फूस, घास और फूस हो जाएगा, समझ लिए ना आप।
कि जैसे कि फालतू के शब्द आ जाए तो उसमें आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि और लगा दिया जाता है। और जैसे कुछ शब्द होते हैं कि जिसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है। तो समानार्थी शब्द में होता है जैसे कीट पतंग। ये नहीं होता कि कीट पतंग बोल देते हैं या ऐसी चीजें बोल देते हैं, जैसे ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसका दोनों का अर्थ होता है। कीट तो जानते ही हैं, पतंग आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये नहीं कि कीट और पतंग, जो शब्दार्थी शब्द में होते हैं, कि ये नहीं कि कीट और पतंग लिख दे, तब उसमें लिखा जाएगा कीट, कीट पतंग आदि। कीट पतंग आदि। जैसे इसमें दो शब्द थे घास फूस, लेकिन घास का तो शब्द मिल रहा था लेकिन फूस का कोई अर्थ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए घास और आदि, जिससे इसमें होता है कि शब्दार्थी शब्द में होता है कीट पतंग, दोनों शब्द के मिल रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, कीट पतंग आदि कर दिया जाता है। और जैसे दाल रोटी, शब्दार्थी का मतलब होता है एक साथ अक्सर जो नाम लिए जाते हैं वो अक्सर एक साथ नाम ले लिए जाते हैं। दाल रोटी अक्सर सब लोग जब कहते हैं तो साथ में ही नाम लेते हैं। इसका हो जाएगा दाल रोटी, दाल रोटी आदि, दाल रोटी आदि। इसे होता है तन मन अधन। जैसे एक होता है कि समानार्थी शब्द में लगभग जो भी शब्द होते हैं सब लोग एक ही साथ प्रयोग कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं जैसे कि इसमें हो गया घास फूस हो गया, कीट पतंग हो गया, तो दो शब्द हो गए, जैसे दाल रोटी हो गया तो दाल रोटी के बाद आदि। इसमें वैसे ही तन मन धन, यह आदि हो जाएगा। हिंदी बहुत इजी है लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी जितना इजी है उतना इजी कोई और भी सब्जेक्ट है नहीं। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपकी तरफ से थोड़ा सा बस ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे उसके बाद चीज़ों को अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप जो है देखिए अव्ययी समास, जैसे जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इसके क्या नाम है, पीडीएफ करवा देंगे। पीडीएफ करवाने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे। उसमें क्या होगा कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनिकार्थी हैं शब्द, ऐसे विषयों में लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, और आप लोगों के पास अगर जो पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है तो मैं उसमें पीडीएफ करवा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। ये देखिए आप वही बाहर है। देखिए वह समास, वह समास जिसका समस्त पद, देखिए यहाँ समझिए आप लोग, आइए। समस्त पद अपव्यय, इसमें अव्यय है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रथम पद होता है वही प्रधान होता है। अव्यय अ, अव्ययी समास में यही होता है।
अव्ययी रूप में प्रयुक्त हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। उसे अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास कहते हैं। जो देखिए वह समास समस्त पद अव्यय को भाव व्यक्त हो, अविकारी रूप हो में प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रथम पद कहाँ गया, इसमें जो है इस समास के पूर्व पद इस एक ब्रीफ में थोड़ा समझ लीजिएगा। इस समास इस समास के पूर्व पद, इस समास के पूर्व पदाक्षर अव्यय होते हैं। जो इसके पहले प्रथम होते हैं अव्यय, अव्यय जैसे इस समास के पूर्व पद अव्यय होते हैं, जैसे यथासंभव। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, पढ़े नहीं होंगे तो इसको बढ़िया से पढ़िए, जो मैं करवाया हूँ उदाहरण। यथासंभव, जहां तक संभव, यथासंभव। यथासंभव अगर मान लीजिए पूछ ले, जहां तक संभव हो यही पूछ ले, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा समास है? जब आप अव्ययी अव्ययी समास पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे कहाँ से है। जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, जो उदाहरण है मुख्य रूप से इसको आप लोग याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अपनी शक्ति के अनुसार। जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये जो उदाहरण करा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं ये उदाहरण आपको करवाया हूँ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा उसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और खुद किताब से पढ़ते रहिएगा। क्योंकि हिंदी में बढ़िया स्कोर करेंगे तो और भी विषय में भी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी है जो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस होते हैं कि स्कोर कर सके नंबर। आमरण, मरण तक। और इसके बाद क्या है? निर्विकार। निर्विकार, बिना विचार के। इससे क्या होगा कि आपकी जो शब्द शक्तियां हैं वो भी मजबूत होंगी, और कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व है वो बहुत गहरा असर डालेगा। क्योंकि आपके पास जो शब्दकोश है हिंदी के, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। निर्विकार, बिना विचार के, बिना विकार के। बिना विकार के, सही। इसके बाद निर्विरोध।
सब लोग, आप लोग शब्द, ये शब्द कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, समझ नहीं पाए होंगे कि कौन सा समास है। बताइए आप लोग कौन सा समास है, इस समय कौन सा समास पढ़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिना विरोध के, बिना विरोध के, यथा योग। जो मैं करवाया हूँ आप लोगों को, वो सब आप लोग कर लीजिएगा यथा योग, जितना योग हो सके, मतलब एक अपनी शक्ति के अनुसार। अपने योग के अनुसार, योग के अनुसार। इस तरह आप लोगों के समास जो है, वो पूरा टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सब तो खत्म ही हो गए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के खत्म हो गए हैं। वो देख लीजिए, आप लोगों को इतना जो पढ़ाया है इसको बढ़िया से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या है कि नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जहाँ से पढ़ा दूंगा हूँ एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए समास, ठीक है, समास और जो समास है मुख्य रूप से दो शब्दों से बना है, सम और आस से। सम का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णता होता है, आश का मतलब होता है निकट। जो व्याकरणीय अर्थ कहा जाए उसका संक्षेपण के रूप में, संक्षेपण के रूप में किया जाता है। एक बार साइड में आके आप लोग जो बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए उसका जो है दो या दो से अधिक शब्दों पदों का पूर्णता मिलना समास कहलाता है, ये है। उसके बाद ये देख लीजिए, आराम आराम से करवा दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुव्रीहि समास, फिर कर्मधार है, द्विगु, उसके उदाहरण महत्वपूर्ण, द्वंद्व समास, अ, अव्ययी समास। इस तरह आपके जो समास के टॉपिक हैं वो जल्दी पूरा खत्म हो गए हैं। ऐसे ही करके हम लोग पूरे अ, पर्यायवाची शब्द और तमाम जो हिंदी के टॉपिक है, जो लैंग्वेज करके हैं, जो साहित्य करके हैं, वो जो टॉपिक आ रहे हैं उन सबको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।